नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर बायोलॉजी के अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, आनुवांशिकता की। पहले नोट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस पर पूछे गए सवाल जो चाहे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, सभी प्रदेशों जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ पर पूछे गए सवालों को सॉल्व करेंगे। सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेकर जॉन मेंडल ने की थी। ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में पादरी थे। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। इन्होंने उद्यान मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किए तथा उसका विस्तृत अध्ययन किया। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम हैं। नंबर 1, प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है और जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किया था। इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लियक अम्ल यानी डीएनए व आरएनए होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है। नंबर 1, नाइट्रोजनी बेस यानी प्यूरीन एवं पिरामिडीन। नंबर 2, पेंटोज शुगर तथा फॉस्फेट। प्यूरीन बेस डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं। पिरिमिडीन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस तथा आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 ईस्वी में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेता है। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ध्यातव्य है कि डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डिवरीज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। छत्तीसगढ़ पीसीएस में सवाल पूछा गया तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक जो है वह ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इसलिए उन्हें आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं? तो यही सवाल रिपीट है उत्तराखंड में। इसका सही उत्तर है जीजे मेंडल। तीसरा सवाल है, आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? फिर से उत्तराखंड पीसीएस में सवाल पूछा गया। इसका सही उत्तर है मेंडल। चौथा प्रश्न है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था? तो इसका सही उत्तर है गार्डन पी यानी मटर।
ग्रेगरी जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधों में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जो अधोलिखित हैं: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम एवं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 5वां प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था 2011 में। इसका सही उत्तर है लैंगिक जनन, यानी मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है? ऑप्शन है रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण, मस्तिष्क का चित्रण। तो इसका संबंध है जीन्स का चित्रण से। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? ऑप्शन है गुणसूत्र, डीएनए, जीन या केंद्रक। तो इसका सही उत्तर है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन है? ऑप्शन है डीएनए का एक भाग, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, डीएनए और आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डीएनए का एक भाग। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं? पहला स्टेटमेंट है यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट है यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। तीसरा प्रश्न है, यह अनतिव्यायी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। चौथा स्टेटमेंट है, इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। अब इसमें चुनना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसमें चारों कथन सही हैं। ये एमपीपीसीएस में सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के अनुक्रम आधार में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या प्रजनन। तो इसका सही उत्तर है उत्परिवर्तन। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं। कौन ले जाता है? राइबोसोम, क्रोमोसोम, प्लाज्मा अथवा लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर है क्रोमोसोम, यानी जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डीएनए, यानी जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए के निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? ऑप्शन है 2 रज्जुकों की पूरकता, द्विकुंडलनी, प्रति मोड़ क्षारक युग्मों की संख्या, शर्करा फॉस्फेट, बैकबोन। तो इसका सही उत्तर है 2 रज्जुकों की पूरकता, यानी डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण एवं उनका प्रेषण है। डीएनए की 2 रज्जुकों की पूरकता उसे इस कार्य हेतु सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? ऑप्शन है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही, यानी उपरोक्त सभी। ये बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है मेंडल, सूटन एवं बावेरी, मुलर, वाल्डेयर। तो इसका सही उत्तर है सूटन एवं बोवेरी ने। ये झारखंड पीसीएस का सवाल है। अगला प्रश्न है, जीन अणु यानी डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? ऑप्शन है मेघनाथ साहा, स्टीफन हॉकिंग, जेम्स वॉटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने सबसे पहले डीएनए की संरचना को रेखांकित किया था। अगला प्रश्न है हमारे इस चैप्टर में कि जेम्स डी वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में किस खोज से है? तो यही हम लोग अभी इस सवाल जो इससे पहले हमने सवाल देखा उसमें यही सवाल पूछा गया है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है डीएनए की संरचना। अगला प्रश्न है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। अगला प्रश्न है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर है वॉटसन तथा क्रिक ने। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो इन्हें आनुवंशिकी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की कुंडलनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है वॉटसन तथा क्रिक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? तो इसमें ऑप्शन है जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक अधिक है। गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 ईस्वी में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो उन्हें प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है कि प्लॉमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है बारबरा मैकलिंग
टॉक ने किया था, IAS में सवाल पूछा गया था। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो इसका सही उत्तर है टायरोसिन, यह अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। DNA में मौजूद शर्करा होती है, ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डिऑक्सीराइबोज, राइबोज। तो इसका सही उत्तर है डिऑक्सीराइबोज। अगला प्रश्न है, राइबोसोम्स होते हैं? ऑप्शन है DNA, RNA, प्रोटीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो RNA, राइबोसोम्स जो है RNA होते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, ऑप्शन है आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है। तो यह स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? ऑप्शन है बंदर, चीता, तितली, छिपकली। तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। यूपीपीसीएस में यह सवाल पूछा गया था 2004 में। साधारण मानों में गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन है 36, 46, 56 या 26। तो यह देखिए 2 बार सवाल पूछा गया था, 92 में, 91 में। तो इसका सही उत्तर है 46, यानी साधारण मानों में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर है 23। अगला प्रश्न है, कथन ए, मानव में संतान के लिए लिंग निर्धारण की में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती है, कारण स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र होते हैं। तो यह ए गलत है, परंतु आर सही है, यानी ये लिंग निर्धारण में स्त्रियों की भूमिका नहीं होती है। क्योंकि मानव में संतान के लिंग निर्धारण में पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र X पाए जाते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा युग्मकों अर्थात शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण होता है तथा ये अगुणित होते हैं। इन युग्मकों के निषेचन से युग्मनज बनते हैं, जैसे बालक में 44 + XY गुणसूत्र तथा बालिकाओं में 44 + XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष जीन संगठन होता है XX या XY, X या Y, तो होता है XY। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो इसका सही उत्तर है पुरुष का Y और स्त्री का X। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के DNA में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, दूसरा है एक्सरे तकनीकज्ञ, तीसरा है कोयला खनक, चौथा है रंगरेज और रंगसाज। इसका सही उत्तर है केवल 2, अर्थात एक्सरे तकनीकज्ञ। तो तकनीकज्ञ को, यानी जो एक्सरे व्यवसाय में लगे व्यक्ति होते हैं, उन्हें अपनी कोशिकाओं में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। तो यह इसका उत्तर 2 होगा। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को देखा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।